नमस्कार, सुबह के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। वह सुबह सीएम ऑफिस पहुंची और औपचारिकताएं पूरी की। इस दौरान आतिशी ने सीएम ऑफिस में एक कुर्सी खाली छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गई, जिसके बाद आतिशी ने कहा कि जैसे राम के वनवास जाने के बाद भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का सिंहासन संभाला था, मैं उसी तरह दिल्ली सीएम की कुर्सी संभालूंगी। 4 महीने बाद दिल्ली के लोग केजरीवाल को फिर से इसी कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तो वहीं आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श नहीं, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताए क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा लेकर आने वाले हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका में शीर्ष सैन्य कंपनी स्पेस फोर्स के साथ बड़ा करार किया है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर का बड़ा प्लांट भी लगेगा। यह चीन के लिए बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर के बलबूते लगातार सेना स्पेस सोराइटी क्षेत्र में भारत और अमेरिका को पीछे करने की कोशिश में जुटा है। इससे भारत की निर्भरता भी उस पर कम होगी। तो अब क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं और मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की
वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही हैं। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज्यादा है। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूं टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी मैं समझता हूं किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है। और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूं बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत ही लोग हैं जिनका भारत से के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उस कंपैरिजन में भी आप देखेंगे कि आपको +1 की पोजीशन वहां नजर आएगी। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अनुज पर 1 लाख का इनाम था और वह डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक की गई, जहां एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि अनुज का साथी बच निकला है। एनकाउंटर के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। तो वही अनुज प्रताप सिंह के पिता का बयान भी सामने आया है। दरअसल
अनुज के पिता से सवाल किया गया कि विपक्ष ने कहा था कि केवल जाति विशेष का एनकाउंटर सरकार करवा रही है। इसी पर धर्मराज सिंह ने कहा है कि आज देख लीजिए ठाकुरों का भी एनकाउंटर हो गया है, जिनके ऊपर 35 से 40 केस है उनका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा, जिनके ऊपर 2 से 4 केस है उनका एनकाउंटर हो रहा है। सरकार की मर्जी है, चाहे जो कर। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा है। इस प्रदेश में पूरी तरह से अपराध बढ़ा है और अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। जो निर्दोष लोग हैं उन्हीं के अंदर इतना भय और आतंक पैदा किया जा रहा है उनको पकड़ करके कि आज पूरे प्रदेश में इनके भय के आतंक से आम आदमी परेशान है। आज व्यापारी भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान हैं। इसलिए उस डकैती में शामिल लोगों का टीवी फुटेज निकाल लिया जाए और जो वास्तव में डकैती में शामिल लोग हैं ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। इनकाउंटर किया गया तो हमारा लड़का जिंदा लाइए, फिर अगर फर्जी इनकाउंटर है तो बार जब इनकाउंटर फर्जी है तो हमारे लड़कों को जिंदा करके हमको दीजिए फिर ना। अब राजनीति की जा रही, क्या की जा रही, प्रशासन का काम है। मुझे बेरहमी से इनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका इनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा उसको सरकार देगी। 67 मुसलमान मारा गया, 20 ब्राह्मण मारा गया, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा मारा गया, 26 अन्य लोग मारे गए। तो इन पे चर्चा विपक्ष क्यों नहीं करता कि इतने लोगों की मारे गए? अगर वो जाति गिना रहे हैं तो सबकी जाति क्यों नहीं बताते? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते? सरकार जाति देख करके नहीं बल्कि अपराधी अगर अपराध करता तो अपराधी मान करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा। वहीं उपचुनाव से पहले यूपी की हॉट सीट मिल्कीपुर पर महाभारत छिड़ चुकी है, जहां एक तरफ सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है तो वहीं अवधेश के लिए ललकार है। देखिए ये रिपोर्ट। अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर पर महाभारत छिड़ चुकी है। एक और जहां इस सीट पर सपा और बीजेपी में पहले से ही होड़ मची हुई थी, तो वहीं सपा के मिल्कीपुर से उम्मीदवार सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर अपहरण व मारपीट का मुकदमा सामने आने के बाद से सियासी ड्रामा अपने चरम पर है। पुलिस ने भूमि खरीद मामले में अजीत प्रसाद पर अपहरण कर बंधक बनाने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद यूपी में उपचुनाव से पहले सपा की मजबूत मानी जाने वाली इस सीट पर समीकरण बदलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे, लेकिन जैसे थोड़े थोड़े में ही मामला बड़ा होता है। हम इतना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है बराबर हमारी। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं, विशेष जानकारी हमको बोले जो है कि मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तुड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद के इस सीट पर कब्जा जमाने के बाद से ही सपा इस सीट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में थी और खुद सपा सुप्रीमो और अवधेश प्रसाद भी मिल्कीपुर की सीट को लेकर कई बार बीजेपी को खुली चुनौती ही नहीं बल्कि जमानत जब्त होने की बात भी कह चुके हैं। मगर अब जिस तरह से सपा सांसद के बेटे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एफआईआर लिखी है, उससे साफ है कि अयोध्या की सीट पर बीजेपी को अब चुनावी हथियार मिल गया है।
जिसका आने वाले समय में उपचुनाव में बीजेपी बखूबी इस्तेमाल भी करेगी। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांटते उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है। तो यूपी की सबसे हॉट सीट पर अब लड़ाई केवल साख की ही नहीं बल्कि गुंडागर्दी, कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक दांवपेच की भी है, जिसे लेकर आने वाले समय में सपा और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तय है। बीजेपी जहां सपा पर गुंडागर्दी की बात कर कानूनी कार्रवाई का हवाला दे रही है, तो वहीं सपा भी हर बार की तरह इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश पता निशाना साधने का काम करेगी। ये कौन सी नई बात है? अगर सांसद हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, अगर उनके बेटे अगर गलत करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी। मगर देखना ये है कि ठीक उपचुनाव से पहले सपा उम्मीदवार पर दर्ज ये मुकदमा उपचुनाव के बीच समीकरणों का तख्ता पलट कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने 765 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां कहा कि मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई होगी, पहले योजनाओं में भेदभाव होता था। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। गारंटी देने वाला ये नर्सिंग का क्षेत्र, अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, ये 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशु पालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यावसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं यहां पर आया हूं आपसे कहने के लिए, याद करिए इससे पहले योजनाओं को देने में भेदभाव होता था। पिछले दिनों हमारे डिप्टी सीएम आए थे, मंत्रीगण आए थे, यहां पर रोजगार मेला लगा था, ऋण मेला लगा था, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहनों और भाइयों, ये उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषदमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं।
एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी आज दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए आता है, खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि मोदी जी का समर्पण देश के लिए है, अपने देश के लिए है। हर काम देश के नाम, उसके माध्यम से जन योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हो रहा है। विकास के कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ना और रहने के कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी है, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर एक डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, एनडीए की ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला तक को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह केवल विकास की योजना को पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा है, हर दलित को, हर गरीब को उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का काम भी कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है जब 7.5 वर्ष पहले हम लोग इस क्षेत्र में आते थे, इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें योजनाओं से वंचित करके रखा गया था। आज मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने तय किया कि कोल जाति हो, चेरो हो, गौड़ हो या फिर नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र में जनजाति, थारू जनजाति, इन सभी को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। सबके लिए मकान होगा, सबको मकान की सुविधा देंगे, सबको शौचालय की सुविधा देंगे, सबके पास राशन कार्ड की सुविधा होगी, सबको आयुष्मान की कार्ड की सुविधा होगी, उनके गांव को कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य होगा, उनके घर तक पानी भी और बिजली भी पहुंचाने का कार्य होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए एनटीआर वॉइस।